लास्ट 2 क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं हमने उनको करना सीखा था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से। अब ये क्वेश्चंस की दिए गए गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसको भी करने का हम तरीका सीखेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 5 6 7 8 9 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन हमारा है कि इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। इस तरह का क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। शून्य हमें मिलता है 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। 10, 100, 1000 कितने भी हमारे जीरोस होंगे, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें 2 और 5 का होना जरूरी है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कितने 2 और 5 हैं। गिवन 2 और 5 हमें सिर्फ 1 दिख रहे हैं। अभी इस 10 को हम नहीं ध्यान देंगे। अब जैसे इस 6 है, 6 को हम 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 8 को हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 2 हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 5 जो है वो सिर्फ 1 है। 5 कितना है? सिर्फ 1 है। तो इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या इसको अभी छोड़कर हमारे पास क्या होगी? 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से हमें 10 मिलता है, यानी कितना जीरो मिलेगा? 1, और एक जीरो इस मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी है। तो नंबर ऑफ जीरोस या शून्यों की संख्या क्या होगी? वो हमारी होगी 2। तो नंबर ऑफ जीरोस हम इस तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में निकालेंगे जिसमें हमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। चलिए अब इसको करने का एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें इजीली कॉम्बिनेशन दिख रहे थे और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट जो थी वो कम थी, तो हमने उनको कॉम्बिनेशन बना के देख लिया है। बट अगर हमारे पास इस तरह की बहुत सारी डिजिट होंगी तो हम सबको ब्रेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या है। नंबर ऑफ टर्म क्या है? तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक आप कुछ भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म्स हमारी क्वेश्चन में है डिवाइडेड बाय 5। उसको अगर हम 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। यहां नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी? 20। नंबर ऑफ टर्म 1 से लेकर 20 तक सारी नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई हमारी 20। 20 बाय 5 इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 4। तो इस गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? अभी इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको करेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 5। यहां नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी? नंबर ऑफ टर्म हमारी 80 है। 80 डिवाइडेड बाय 5 क्या आया हमारा? 1 6 16। ये नंबर हमारा 5 से बड़ा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने डिवीजन किया था 20 बाय 5, वो हमारा आंसर आया था 4, जो 5 से लेस था, तो वही हमारा आंसर हो गया था। लेकिन यहां हम बार बार तब तक डिवीजन करेंगे जब तक कि हमें 5 से लेस नंबर नहीं मिल जाता। यहां हमारे पास 16 हो गया। अब हमने 16 बाय 5 विच इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे इसको? 3। इसका हम होल नंबर लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, होल नंबर लेंगे। यहां हमें डिवीजन में आंसर मिला था 16,
यहां हमको मिला है 3, रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस या शून्यों की संख्या हमारी होगी 16 + 3 विच इज इक्वल टू 19। तो इस गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी हमारी 19, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स से 5 को डिवाइड करेंगे और अगर हमारा जो आंसर आए वो 5 से बड़ा हो तो हम अगेन उसमें डिवाइड करेंगे और सिर्फ हमें क्वोशंट लिखना है, रिमाइंडर पे हम ध्यान नहीं देंगे। ये रिमाइंडर हमारा 5 से, इस क्वोशंट हमारा 5 से लेस आ गया है तो अब हम इसके आगे डिवीजन नहीं करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 क्रॉस 4 क्रॉस 6 क्रॉस अप टू 100 में के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले हम निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए सारे इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 अप टू 100। अगर हम 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स लेते तो नंबर ऑफ टर्म हमारी होती है 100, लेकिन यहां हमने सारे इवन नंबर्स लिए हैं तो 2 से लेकर 100 में सारे कितने इवन नंबर्स होंगे, 50। तो ये हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 50। अगेन 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 100 टर्म्स होती है, इसमें 50 इवन टर्म्स होती हैं और 50 हमारी ऑड टर्म्स होती हैं। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम सारे इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म हमारी होगी 50। उसके बाद स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 10। अगेन स्टेप 2, क्योंकि ये हमारा अगेन इससे बड़ा है तो हम लेंगे 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 2 इज 12। तो इस मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 अप टू 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। अब इतने लंबे मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हार्डली 30 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म में हमारी 500, इसलिए नहीं है कि यहां पर लास्ट में 500 लिखा है, इसलिए क्योंकि 1 से लेकर 500 तक हमने सारी टर्म्स को ले लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म होंगी हमारी 500। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 5, शून्यों की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला आ गया 100। ये नंबर हमारा 5 से बड़ा है। स्टेप 2, अगेन इसको 5 से डिवाइड किया, 20। ये नंबर भी अभी 5 से बड़ा है। स्टेप 3, 20/5 विच इज इक्वल टू 4। अब ये नंबर हमारा 5 से छोटा हो गया है। तो अब हम अपने इस डिवीजन के जो प्रोसेस है इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और सारे आंसर्स को जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 100 + 20 + 4 विच इज इक्वल टू 124। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजिली नंबर ऑफ जीरोस निकालने वाले को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। अब अगर सिंपल हमारे पास ये टर्म होती और ये स्क्वायर्स नहीं होते तो हम इनको सॉल्व करना सीख चुके हैं, हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे किसी भी टर्म में स्क्वायर नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, टर्म हमारी कैसी बन जाएंगी, इस तरह से इंटू 10। इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है, 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 10/5 विच इज इक्वल टू 2। अगर हमारी गुणनफल इस तरह का होता तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होते, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सारी टर्म्स का स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर है, तो आप इस आंसर को 2 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जीरोस अगर स्क्वायर नहीं होता तो हमारे 2 आते, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सारी टर्म्स में स्क्वायर है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। तो इस गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है 4। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अप टू 20 क्यूब के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले ये क्यूबिक के टर्म में है, अगर ये क्यूबिक के टर्म में नहीं है तो हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या होता, अप टू 20 तक। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाते हैं हमारे 20/5 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें सारी टर्म्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या आ गया 12 आ गया। तो इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। सिंपल फॉर्मूला है, या सिंपल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर या क्यूब हो तो आप नॉर्मल उस टर्म को विदाउट स्क्वायर या क्यूब लिख के नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, और अगर स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी टर्म में जो पावर हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। हम घातों पर आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। घातों पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए हम एक रूल को पहले समझ लेते हैं। अगर x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करना हो, अगर x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करना हो तो हम डायरेक्ट आंसर में रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो अगर हमारी ये पावर इवन होती है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, और अगर हमारी ये पावर ऑड होती है तो रिमाइंडर हमेशा x होता है। इस रूल को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि अगर x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर पता करना हो तो इसमें हमें फुल डिवीजन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इस पावर पे ध्यान देंगे। अगर पावर हमारी इवन है तो हमारा रिमाइंडर 1 होता है, और अगर हमारी पावर ऑड है तो रिमाइंडर हमारा जो बेस में होता है वही आता है। अब घातों पर आधारित प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। 6 टू द पावर 13 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको प्रॉपर डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका जो बेस है और जो हमारा डिवाइजर है इसके बीच का डिफरेंस क्या है। इसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 1 है तो हम पावर को देखेंगे। अगर पावर हमारी क्या है, ऑड है, डिफरेंस हमारा 1 है और हमारी पावर क्या है, ऑड है, 13 ऑड नंबर है, तो हमारा अगर पावर ऑड है, अगर हमारी पावर ऑड है तो हमारा शेषफल क्या होगा, वो हमारा हमेशा जो बेस नंबर होता है वो होगा। आई रिपीट, फिर से बता रही हूं कि अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 की पावर 13 में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा या शेषफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम 6 और 5 का डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। जब ये 1 आ रहा है इसमें हम वो इस रूल को लगा सकते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर पावर को देखा, पावर हमारी 13 ऑड है। अगर हमारी पावर ऑड नंबर है तो जो हमारा बेस है घात का वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। अब जैसे क्वेश्चन है कि 25 रेज़ टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 26 में रिमाइंडर क्या होगा, या इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है और पावर हमारी क्या है, पावर हमारी ऑड है। तो इसका मतलब हमारा शेषफल क्या होगा, वो हमारा आएगा जो हमारा बेस नंबर है 25, और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। इस तरह के छोटी छोटी पॉइंटर्स को याद रखें, हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कम टाइम में कर सकते हैं। तो इसमें हमारी पावर और थी, इसलिए हमारा ये आंसर आया था। अब हम कोई सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। कोई भी सपोज 6 to the power 200 डिवाइडेड बाय 7 में शेषफल क्या होगा। सबसे पहले 6 और 7 का डिफरेंस वो हमारा 1 है। अगर ये हमारा 1 है तो हम अपनी पावर देखेंगे, पावर हमारी इवन है। अगर हमारी पावर इवन है तो हमारा शेषफल क्या होगा, हमारा होगा 1। हमने इसी रूल को हमने अभी पढ़ा था कि इवन पावर होने पर ये डिफरेंस अगर 1 है तो इवन पावर होने पर हमेशा रिमाइंडर 1 होता है, और ऑड पावर होने पर रिमाइंडर होता है जो इसका बेस होगा। ये पावर नहीं, ये जो बेस होगा ये हमारा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 raised to the power 31 डिवाइडेड बाय 5 में शेषफल क्या होगा। अगर 2 की पावर 31 में 5 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस 1 नहीं है। तो अगर इसका डिफरेंस 1 नहीं है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हम ये करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, उसको देख लीजिए। अगर हमारा इसके बेस और डिवाइजर का डिफरेंस 1 नहीं है तो हम ये जो पावर्स हैं इसको ब्रेक करते हैं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि पावर हमारी इवन है या ऑड है। अगर हमारी पावर इवन है तो हम इसको 2 या 4 के टर्म में ब्रेक करेंगे, और अगर हमारी पावर ऑड होती है तो इसको 1 या 3 के टर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं, यहां है 31 ऑड नंबर है तो हमने इसको 2 की पावर 1 लिखा, ठीक है, 2 की पावर 1 लिखा डिवाइडेड बाय 5। लेकिन डिविडेंड जो है वो हमारा डिवाइजर से छोटा है, डिविडेंड हमारा डिवाइजर से छोटा है, तो ये नहीं चलेगा। तो हम इस टर्म में इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको 3 की टर्म में ब्रेक करेंगे। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा शेषफल क्या हो गया इस केस में, इसमें हमारा शेषफल हो गया 3, और यही हमारा आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर हमारी बेस का और डिवाइजर का डिफरेंस 1 नहीं है तो हम पावर को देखेंगे। अगर हमारी पावर इवन होगी तो 2 या 4 की टर्म में ब्रेक कर लेंगे, और अगर ऑड होगी तो 1 या 3 की टर्म में ब्रेक कर लेंगे। लेकिन ब्रेक करने पे हमें ये देखना होगा कि हमारा जो डिविडेंड बन रहा हो वो हमारा डिवाइजर से बड़ा हो। जैसे हमने 2 की पावर 1 में जब ब्रेक किया और उसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा डिविडेंड 5 से, हमारा डिविडेंड जो था वो डिवाइजर से छोटा था, इसलिए हमने इसको 3 की पावर में ब्रेक करा और हमने शेषफल रिमाइंडर निकाल लिया। नेक्स्ट 3 raised to the power 100 डिवाइडेड बाय 6 में रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में फिर से हम ये डिफरेंस देखेंगे। 3 और 6 के बीच का डिफरेंस हमारा 3 है, 1 नहीं है, तो हम इसकी पावर को देखेंगे। पावर हमारी इवन है, इवन पावर होने पर हम क्या करते हैं कि उस पावर को 2 या 4 के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना हो गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई रिपीट, अगर हमारा 3 raised to the power जो 2 है ये हमारा 6 से छोटा होता तो हम इसको 3 raised to the power 4 में लिख लेते, लेकिन हमारा ये 9 जो डिवाइजर से बड़ा है इसलिए हमने इसको इस टर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 3, ये हमारा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है, ये हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह का ये एक क्वेश्चन है, इसको हम देखें किस मेथड से करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इस मल्टीप्लिकेशन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले अगर हम बेस पे ध्यान देंगे, अगर हमारे जो बेस है उसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 क्रॉस 3 होल की पावर 18। 7 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज
कॉपी कर देंगे। फिर आया 9 विच इज 3 क्रॉस 3 पावर 13, इसके फैक्टर करेंगे। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 18, 3 रेज़ टू द पावर 18, 7 रेज़ टू द पावर 11, 3 रेज़ टू द पावर 13 क्रॉस 3 रेज़ टू द पावर 13। अब सारी पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। क्या होगा, सबसे पहले दिए गए मल्टीप्लिकेशन में जो बेस है अगर उसके फैक्टर पॉसिबल हैं, अब ये प्राइम फैक्टर आप कहते हो इसको 7 क्रॉस 1 के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको 7 क्रॉस 1 के फॉर्म में नहीं लिखना है, ये 7 7 ही रहेगा। अगर उसका जो बेस है उनके फैक्टर पॉसिबल है, उनको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। और उसके बाद इसके 2 फैक्टर हैं तो 18 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया, 7 की पावर 11 11, फिर 3 क्रॉस 3 में 13 13। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पर इसका आंसर आएगा 73। तो इस मल्टीप्लिकेशन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 73। यही हमारा आंसर है। तो अभाज्य गुणनखंड जब हमें निकालने हो तो हम अपने बेस को फैक्टराइज कर लेंगे, उसके बाद पावर्स का सम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 7, 7 रेज़ टू द पावर 11 एंड 13 रेज़ टू द पावर 6 के मल्टीप्लिकेशन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहले आप इनका बेस देखिए, इसके बेस में सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। जब सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं तो इनका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 + 7 10 11 21 + 6 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 27। तो अभाज्य गुणनखंड को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, निकालना सीख सकते हैं। तरह के जितने भी क्वेश्चंस को करना सीखा है उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और आपको इसके अलावा मैं एक PDF भी अवेलेबल करा दूंगी, उसको भी आप एज ए प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं।